हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। On 12 August 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान डिक्लेयर कर दिया था। और जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान डिक्लेयर किया गया, वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन चुकी थी उन एरियाज़ में जहाँ पर उसका कंट्रोल था। तो उन्होंने अगली लाइन में यही कहा उन्होंने, एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, रीडिफाइन द राइट्स ऑफ द पीपल एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, देश के अलग अलग हिस्सों को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया और रेवेन्यू रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने उन इलाकों में जहाँ पर उनका कंट्रोल था वहाँ पर पीपल्स के राइट्स को भी डिफाइन करना शुरू कर दिया और सिर्फ वही गुड्स प्रोड्यूस करना शुरू किया जो कि जिनकी उनको ज़रूरत थी। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना। अब आगे देखिए, हमारे पास जो अच्छा सा टॉपिक है कि उन्होंने कहा है रेवेन्यू फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए रेवेन्यू कहाँ कहाँ से थी या कैसे थी, तो उसको उन्होंने हमें 4 पॉइंट में समझाया है कि क्या है। बता रहे हैं, द कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स एंड स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग मोर एंड मोर रेवेन्यू आउट ऑफ इट एंड यूज्ड वेरियस मेजर्स टू गेट इट, बट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरली एज अ ट्रेडर। कह रहे हैं जैसे ही कंपनी को दीवानी राइट्स मिले उसके बाद से ही कंपनी ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यूज़ को जो है एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया अलग अलग सोर्सेज से, या कह सकते हैं दीवानी राइट्स का यूज़ करते हुए उसने ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को जो है जनरेट करना, एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ कंपनी ने ऐसे बहुत सारे मेजर्स यूज़ किए जिससे कि वो रेवेन्यूज़ को इनक्रीज़ कर सकें, लेकिन अभी भी वो अपने आप को जो है प्राथमिक तौर पर एक व्यापारी के रूप में ही यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे थे या दिखा रहे थे। बिफोर 1865 द कंपनी परचेज्ड गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गुड्स गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। कह रहे हैं 1865 से पहले तक कंपनी इंडिया से गुड्स को परचेज करती थी बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन, यानी कि भारत से गुड्स को परचेज़ करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट करती थी और यहाँ पर गोल्ड सिल्वर से पेमेंट कर वो गुड्स को अपने साथ ले जाया करते थे। लेकिन अब स्थिति जो है धीरे धीरे बदलनी शुरू हो गई थी। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंशियल द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट्स। फाइनेंशियल किया, हम फाइनेंस वर्ड यूज़ करें तो और भी बेटर रहेगा। तो उन्हें यही कहा है कि लेकिन जैसे जैसे बंगाल में वो रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया, फिर इस रेवेन्यू का इस्तेमाल उन्होंने इंडिया से जो गुड्स परचेज हो रही थी उनको फाइनेंस करने में यूज़ करना शुरू कर दिया। बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। पीजेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन वर नॉट गेटिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ देयर सेल। तो कह रहे हैं जो बंगाल इकोनॉमी थी अब उसको डीप क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा था। यहाँ के जो पीजेंट्स थे, यहाँ के जो क्राफ्टमैन थे, उनको जो है प्रॉपर अमाउंट अब उनकी जो सेल थी उसके बदले में नहीं मिल रही थी। इन 1717, और अगर हम बात करें 1770 की, अ टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। 1770 में एक बहुत ही भयानक फेमाइन अकाल आया वहाँ पर, जिसमें लगभग उस समय पर 10 मिलियन पीपल्स की जो है बंगाल के अंदर डेथ हो गई थी। बट नो वन गेव अटेंशन टू द plight ऑफ अफेक्टेड पीपल एज रेवेन्यू वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एंड दे डिड नॉट पे heed to any of the matter related to peasants as their main task was to make money by
ट्रेड। अब देखो पूरा हम इसको पूरे सिनेरियो को समझे तो हम कह सकते हैं कि 1770 में जब एक टेरिबल फेमाइन बंगाल के अंदर आया था तो उसमें लगभग 10 मिलियन पीपल्स की जो है डेथ हो गई थी। लेकिन इसके ऊपर ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उसने बिल्कुल भी जो है ध्यान नहीं दिया। हालांकि इसके उनकी रेवेन्यू भी अफेक्ट हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो है इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी रेवेन्यू रिसोर्सेज कम ना हो, बस इस पर ध्यान दिया। लेकिन पीपल मर रहे हैं, इस पर बिल्कुल भी उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं, ठीक है। और इस वजह से हुआ क्या, लगातार उनकी रेवेन्यूज़ में भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। और इसके साथ साथ जो पीजेंट्स थे या जो क्राफ्ट्समैन थे, ठीक है, वो एक तरह से जो है क्राइसिस में जाने लगे थे। ऐसा इसलिए था, ब्रिटिशर्स ने ध्यान इसलिए दिया क्योंकि उनका जो मेन फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ मनी मेक करने से रिलेटेड था, बाय ट्रेड। मनी मेकिंग ही उनका मेन पर्पस था। पीपल्स को ध्यान में रखना या पीपल्स की देखभाल करना उनका कोई मोटिव इसमें नहीं था, ठीक है। तो ये सब रेवेन्यू फॉर द कंपनी टॉपिक के अंदर हमने ये पढ़ा है। अब हम लोग चल रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की नीड के बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 अंडर द रेन ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कह रहे हैं जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारत में जो है गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, 1793 में उन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट का जो स्ट्रक्चर था वो इंट्रोड्यूस किया। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या कह सकते हैं इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, अंडर परमानेंट सेटलमेंट अ फिक्स्ड रेवेन्यू वाज टू बी गिवन टू ब्रिटिश एंड इट वुड नॉट इंक्रीज इन फ्यूचर। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक फिक्स रेवेन्यू जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिशर्स को पे की जानी थी और ये फ्यूचर में इंक्रीज़ नहीं होनी थी। इसमें क्या था, जमींदार्स को रिकॉग्नाइज किया गया एज अ कलेक्टर्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर्स के रूप में जो है जमींदार्स को रिकॉग्नाइज किया गया। एंड इट वॉज अज्यूम्ड डैट दे वुड इन्वेस्ट मनी टू इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और ऐसा माना गया कि ये जो जमींदार्स हैं ये इन्वेस्ट करेंगे मनी को क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए और सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन बेसिकली ऐसा देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से आगे चलकर प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई। तो आगे देखो बता भी रहे हैं, जमींदार्स डिड नॉट पे अटेंशन टू द कंडीशन ऑफ लैंड एंड ट्राई टू कीप मोर एंड मोर मनी लेफ्ट आफ्टर कलेक्शन। जमींदार्स ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया लैंड की क्या कंडीशन है इसके ऊपर, और बल्कि उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की थी मनी को अर्न करने की। कलेक्शन करने के बाद जो कलेक्शन उन्होंने गवर्नमेंट को पे किया, ब्रिटिशर्स को पे किया, उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करने के चक्कर में ही लगे रहे। द राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकग्नाइज्ड एज जमींदार। उस समय पर जो राजा या तो जो तालुकदार थे उनको ही जमींदार माना गया था। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीड फॉर मोर रेवेन्यू दे ब्लाइंडली एक्सप्लॉइटेड द लैंड रिसोर्सेज। और जो रिजल्ट था उनके लालच का परिणाम हुआ, उनके लालच का जो परिणाम था ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करने का, उसकी वजह से उन्होंने ब्लाइंडली आंखें बंद कर कर या कह सकते हैं अंधाधुन उन्होंने एक्सप्लॉटेशन किया उस समय पर लैंड रिसोर्सेज का। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं इसमें कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, तो उसका जो मेन एम रहा उसके पीछे ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लैंड से रेवेन्यू को अर्न किया जा सके, और इसके साथ साथ जो है लैंड की फर्टिलिटी जो है और जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो उसको इम्प्रूव कर सके। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो लोकल में जो राजा थे उस समय पर, छोटे छोटे राजा जो थे या छोटे छोटे तालुकदार जो थे, ठीक है, इनको ही जो है उस समय पर उन्होंने जमींदार डिक्लेयर कर दिया था और उनसे कहा था कि आप जो है लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे। लेकिन इन जमींदारों ने क्या किया, इस सिस्टम का मिसयूज़ किया। उन्होंने क्या किया, जो एक फ़िक्स अमाउंट रेवेन्यू के रूप में ब्रिटिशर्स को पे करनी थी, इन्होंने उसको पे करने के बाद बाकी जो है किसानों का, जो अदर और पीपल्स थे, उन सब का ये एक्सप्लॉटेशन करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करने के चक्कर में। और इनके लालच की वजह से ही जो है स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब होती चली गई, और इसके साथ साथ जो क्रॉप प्रोडक्शन और जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल थी ये लगातार डिक्लाइन होते चले गए। अब प्रॉब्लम क्या थी इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं।
द प्रॉब्लम numerous jamidaris were sold off at auctions organized by the company as anyone who failed to pay the revenue lost his जमींदारी। इसमें क्या हुआ, एक ऑक्शंस करते थे। उन ऑक्शंस में बहुत सारे जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे उस समय पर, या जो तालुदार हुआ करते थे, उनको जमींदारी जो है ऑक्शन में सेल की जाती थी। और जो भी पर्सन वो फिक्स अमाउंट जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिक्स किया था, उसको जो भी ज़मींदार जिसको ये राइट दिए गए थे ज़मींदारी के, अगर वो पे नहीं कर पाता था तो उससे ज़मींदारी छीन ली जाती थी। द जमींदार्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड विच लेड टू रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। जो जमींदार्स थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे उस समय पर लैंड के इम्प्रूवमेंट में, और जिसकी वजह से क्या हुआ, लगातार क्रॉप का प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो चुका था। बट विद द राइज इन क्रॉप एक्सपेंशन एंड प्राइजेस ऑफ क्रॉप्स इन 19th century, द इनकम ऑफ ब्रिटिशर्स वॉज नॉट इंक्रीजिंग। दिस कंसर्न दैम अलॉट। यह हमें आगे बता रहे हैं, लेकिन जैसे क्रॉप एक्सपेंशन में राइज हुआ और जो प्राइसेस जो थे क्रॉप्स के वो 19th century में बढ़ने शुरू हुए, इससे इनकम जो थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है, वो उतनी इंक्रीज़ नहीं हो रही थी जितनी की इंक्रीज़ होनी चाहिए थी। इससे उनको भी जो है अब परेशानी का सामना करना पड़ा है, कह सकते हैं, या उससे उनको भी अब जो है दिक्कतें होनी शुरू हो चुकी थी। बिकॉज ऑफ लेस रेवेन्यू कलेक्शन। क्यों? वो इसलिए क्योंकि लगातार रेवेन्यू कलेक्शन घट रहा था। ब्रिटिश ट्राइड सम अदर न्यू मेथड ऑफ रेवेन्यू जनरेशन सच एज महालवारी सिस्टम एंड रियोतवारी सिस्टम। अब क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन लगातार घट रहा था तो इसके लिए अब क्या किया ब्रिटिश ने ट्राई किया कुछ नए मेथड्स को, जिनमें से महालवारी सिस्टम और रेतवारी सिस्टम जो है दो इम्पोर्टेंट सिस्टम थे। इसके थ्रू भी जो उन्होंने जो है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को इंक्रीज़ करने की कोशिश की। जब परमानेंट सेटलमेंट का जो कंसेप्ट था, या कह सकते हैं जो सिस्टम था, वो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उसके बाद जो दो नए सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए, जिनमें एक था महालवारी सिस्टम और रेतवारी सिस्टम, इनकी हम बात अब आगे करने वाले हैं। तो अब लोग इनको पढ़ेंगे। अब अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइज्ड बाय द अर्ली 19th century. Many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again because to get maximum profit. अर्ली करें 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स जो अधिकारी लोग थे वो इस बात पर सहमत हो गए कि अब हमें एक नए सिस्टम की ज़रूरत है जहां पर हम रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सकें, जिससे कि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकें। एन इंग्लिशमैन हॉल्ट मैकेंजी devised the new system which came into effect in 1822. एक इंग्लिशमैन जिनका नाम था हॉल्ट मैकेंजी, उन्होंने एक नया सिस्टम जो है डिवाइस किया जिसको 1822 में इफ़ेक्ट में लाया गया। दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ इंडिया, और इस सिस्टम को नॉर्थ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया और इसको हम जानते हैं महालवारी सेटलमेंट के नाम से। महालवारी सिस्टम गेव द रेवेन्यू कलेक्शन वर्क टू द विलेज हेडमैन, जिसको महल के नाम से जाना जाने लगा, इंस्टेड ऑफ जमींदार, एंड रेवेन्यू वॉज नॉट फिक्स्ड परमानेंटली। महालवारी सिस्टम में जो रेवेन्यू कलेक्शन वर्क जो था वो विलेज के हेडमैन, जिसको हम महल के नाम से जानते हैं, उसको दिया गया जमींदारों की बजाय, और यहाँ पर रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स नहीं किया गया था। ये था फ्लेक्सिबल रखा गया, यानी क्रॉप के हिसाब से उसको रखा गया। अंडर दिस सिस्टम रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड बाई महल एंड वॉज गिवन टू ब्रिटिश एक्सक्वायर। कह रहे हैं इस सिस्टम में रेवेन्यू को जो कलेक्ट करने का जो राइट था वो महल यानी गांव में जो हेडमैन था उसको दिया गया, और इसके द्वारा जो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट की जाती थी ये जो ब्रिटिश कैशियर था उसको जो है ये कलेक्ट कर दे देते थे। द सिस्टम वॉज इनिशिएटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। ये सिस्टम जो है इंडिया के सेंट्रल पार्ट में भी जो है इनिशिएट किया गया। अब इसमें एक और सिस्टम की बात करें, द मुनरो सिस्टम। ये मुनरो सिस्टम क्या है, जरा इसको पढ़ते हैं अब हम लोग। इन
द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ, जो ब्रिटिश टेरिटरीज साउथ इंडिया के अंदर थी, वहाँ पर भी एक नया सिस्टम डिवाइस किया गया जिसको हम रेओतवारी या रेओतवार सिस्टम के नाम से जानते हैं। रेओतवारी वॉज इनिशिएटेड बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। ये जो सिस्टम था रेओतवारी का, इसको कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस सिस्टम वॉज एक्सटेंडेड ऑल ओवर द साउथ इंडिया, और इस सिस्टम को पूरे के पूरे साउथ इंडिया के अंदर जो है इम्प्लीमेंट किया गया या एक्सटेंड कर दिया गया। इन दिस सिस्टम रियोट्स वर डायरेक्टली इन्वॉल्व फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड इट वॉज फिक्स्ड आफ्टर द प्रॉपर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल लैंड। इस सिस्टम में रियोट्स को ये राइट दिया गया कि वो डायरेक्टली जो है कलेक्शन कर सकते हैं रेवेन्यू का, और ये जो रेवेन्यू थी ये फिक्स की जाती थी प्रॉपर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल लैंड करने के बाद। आगे उन्होंने हमसे बोला है ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड यूज कोएर्सिव मेथड्स फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको अपॉइंट किया गया कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू को, और वो यूज़ करते थे कोएर्सिव मेथड्स रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए। अब यहाँ पर एक हमारे पास एक सवाल है हमारे पास, ऑल वॉज नॉट वेल। सवाल क्या कहेंगे, एक सिंपल बोल सकते हैं कि अब यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं था। क्यों ठीक नहीं था, अब उसमें हम ये देखते हैं। यानी कि ये दो सिस्टम नए जो आए हमारे पास, एक रेओतवारी सिस्टम और एक हमारे पास महलवारी सिस्टम। इन सिस्टम के आने के बावजूद, ठीक है, अभी भी सब कुछ ठीक नहीं था। क्यों नहीं था ठीक, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। एज दे डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स द रेवेन्यू रेट वेरी हाई। अब क्योंकि वो इनकम जो है लैंड से इंक्रीज़ करना चाह रहे थे, इसलिए जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो अपॉइंट किए गए थे, उनके द्वारा क्या किया, जो रेवेन्यू रेट थे वो बहुत ज़्यादा हाई फिक्स कर दिए गए। एज पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, और जो पीजेंट्स थे वो इस हाई रेट से रेवेन्यू को पे करने में जो है अनेबल थे। रियॉट्स फाइल्ड द कंट्री साइड एंड विलेजेस बिकम डिजर्टेड इन मैनी रीजन्स, और जगह जगह पर जो रियॉट्स थे वो देखने को मिले और अलग हिस्सों में, और गांव के गांव जो है धीरे धीरे अब खाली होने लगे थे। कह सकते हैं बिकम डिजर्टेड इन मैनी रीजन्स, और बहुत सारे हिस्सों में जो गांव थे वो एक तरह से बिल्कुल खाली हो गए। पीजेंट्स वर फोर्सफुली इवेक्टेड फ्रॉम देयर लैंड, क्योंकि जो पीजेंट्स थे उनको उनकी ज़मीनों से ज़बरदस्ती निकाला जा रहा था। एंड हैड टू लेफ्ट देयर प्लेसेस, और इस वजह से वो लोग अपनी जगह को छोड़ने पर मजबूर हो रहे थे। एंड क्लैशेस हैपेंड एट डिफरेंट प्लेस, और जगह जगह पर क्लैशेस भी देखने को मिलने लगे थे। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि मतलब ये दो महलवारी सिस्टम और रेओतवारी सिस्टम आने के बावजूद भी दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी। इसके पीछे जो मेन था रीज़न था वो यही था कि जो जिनको भी राइट्स दिए गए थे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, उन सभी ने उन राइट्स का जो है मिसयूज़ किया और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस, ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं रेट फिक्स किए, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स थे वो उन अमाउंट्स को पे कर ही नहीं पाए, जिसकी वजह से स्थिति जो है लगातार ख़राब होती चली गई थी। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम लोग इससे आगे का पार्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें।